गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम कैसे जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसके बारे में समझते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसे लाइन स्पेक्ट्रा देता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो कंसेप्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब हम थोड़ा डिटेल के अंदर जाएंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो लाइन स्पेक्ट्रा आपने कल पढ़ा है उसका एक्चुअल में यूज़ क्या है या उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दो वैल्यूज लिख रखी है मैंने, एक RH वैल्यूज की वैल्यू है दोनों। ऊपर वाली जो है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, ये आपकी RH की वैल्यू है। ये भी RH की वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज हैं ये कहाँ काम आएंगी और क्या यूज होगा ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो कल जो हमने समझा था उसको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, उसी से आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला था कि एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं एक किसी भी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनको जो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, अब इन एनर्जी लेवल्स का क्या रोल है? इनका रोल ये है कि जो ये एनर्जी लेवल्स है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में वो ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल जो है ये वो एनर्जी लेवल्स हैं। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर सिचुएटेड है तो अगर वो एनर्जी को लेगा, मान लो ये रेडिएशन आई और ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और ये एक्साइट होकर कहाँ चला गया, फोर्थ ऑर्बिटल में चला गया, फोर्थ जो स्टेट है उसके अंदर चला गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और इस एनर्जी को जो रेडिएट कर रहा है, इस एनर्जी को हम जब रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डर में तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसको मैंने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बोला था कि वो एक लाइन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, तो ये सब हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितनी एनर्जी दे जिससे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाए। हमें पता लग जाएगी इतनी एनर्जी देने पर इस वाली ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन। और अगर इन ऑर्बिटल्स में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि मान लो n3 से 1 पे आ रहा है, n2 से 1 पे आ रहा है, तो ये अगर आपको पता है तो आप निकाल पाओ कि उसके अंदर उसका एनर्जी क्या था या उसने एनर्जी कितनी रिलीज की थी। तो ये सब जो है वो कैलकुलेट किया था रेडबर्ग ने, जो कि ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको क्या किया था, कैलकुलेट किया था और एक फॉर्मूला दिया था जिसकी हेल्प से हम लाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप बस इस लाइन स्पेक्ट्रा को ध्यान में रखिए और इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि वेव नंबर निकल के आएगा। वेव नंबर क्या था, 1/λ था ना, 1/λ को ही तो हम वेव नंबर बोल रहे थे। अब यानी कि लैम्डा ही है ये, एक तरह से लैम्डा की टर्म है ये, वही बता रहा है कि कौन सी वेवलेंथ निकली। मतलब उस वेवलेंथ जो निकल रही है वो किसके इक्वल है, वो है 109,677 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। एक तो आपको वो वेवलेंथ पता चल रही है जो कि उसने क्या की होगी, रिलीज की होगी, रेडिएट की होगी। और इन सब से क्या पता चल रहा है, n1 जो है, n1 वो एनर्जी लेवल है जहां पर वो
आया होगा, और N2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, जहां से उसने मतलब अगर मान लो ये हायर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो जब हाई से लो पर आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। अब तुम कैसे समझ सकते हो कि कौन सा है? अब एक बात ध्यान से सुनो, जो वेवलेंथ आनी चाहिए वो आनी चाहिए पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। मैं ये वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि N1 कौन सा लेना है या N2 कौन सा लेना है। अब ये देखो कि N1 और N2 के अंदर N1 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है और N2 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है। मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एनर्जी लेवल थे, मान लो ये N3 है और ये N6 है। N6 से इलेक्ट्रॉन अगर N3 के अंदर आ रहा है तो N1 जो है आपका वो हो गया 6 और N2 जो है वो आपका हो गया 3। जिससे जिस पे आ रहा है वो हम रख देंगे, N1 को लिख देंगे 6, N2 को लिख देंगे 3। उनको यहाँ रख दो, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो ये एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन आते हुए, रेडिएशन देगा, वो कौन सी होगी या उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और इसी इसी टर्मिनोलॉजी पे और इसी कंसेप्ट पे कई साइंटिस्ट ने लाइन स्पेक्ट्रास दिए थे। लाइन स्पेक्ट्रा कैसे दिए थे? कईयों ने क्या किया, देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। ठीक है, तो ये सब साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अगर N1 की वैल्यू 1 है और ये 2 से अबव है, जो ये N2 की वैल्यू है ना, ये अबव 2 है, अबव 1 है मान लो, ठीक है, 1 नहीं है, ये 2 तो ये अबव 2, ये 3 तो ये अबव 3, ये 4 तो ये अबव 4, ये 5 तो ये अबव 5। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज का क्या मतलब है। लाइमन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मैं क्या करता हूं, मैं ये एनर्जी लेवल्स, ये मेरे एनर्जी लेवल हो गए N1, N2, N3, N4 और N5, यहीं तक है। मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को पहले 2 पर लेके जाता हूं, फिर एनर्जी को कैलकुलेट करता हूं, फिर उसके बाद 3 पे लेके जाता हूं। यहीं से ये वाली जो उसकी ग्राउंड स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, और जो एक्साइटेड स्टेट है N2 की वैल्यू है वो हम चेंज करते जा रहे हैं। N1 की वैल्यू जो है वो सेम है ना, जो N2 की वैल्यू है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अबव 1 का मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो दूसरी सीरीज दी वो यहां से शुरू किया, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, ऐसे करते गए। ठीक है, ऐसे ही फिर N3 पे शुरू हो जाओ, 3 से 4, 3 से 5, तो ऐसे करके सीरीज दी गई। ठीक है, इन सीरीज को बोला गया, जैसे इसको बोला गया लाइमन सीरीज, इसको बोला गया बाल्मर सीरीज, इसको पास्चन और फिर ब्रैकेट और फिर पेफर्ड। आपको मेन क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर N1 N2 डायरेक्ट दे दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि लाइमन सीरीज को फॉलो कर रहा था वो, तो लाइमन सीरीज में आपको एक चीज फिक्स अंडरस्टूड होनी चाहिए कि N1 की वैल्यू 1 ही लेनी है और कुछ नहीं लेनी, N2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल आए उसमें इन चीजों का ध्यान रखना है आपको ये जो सीरीज है वो याद रख लेना, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड।
फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 कर देना उसको, और सिर्फ ये याद रखना है कि n1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, n2 की वैल्यू खुद देगा, ठीक है। उसको न्यूमेरिकल में रखो, उस फॉर्मूले के अंदर रखो, जो कि क्या था, v बार दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 109677, ठीक है, इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर को ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर n1 n2 कैसे लेने हैं वो मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको आपको सिर्फ ये सीरीज याद रखनी है और वो जो फॉर्मूला बताया था वो याद रखना है, ठीक है। तो अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं किसके बारे में, अब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि जो एटम है, जो मैटर है, उसका जो ड्यूअल नेचर है उसके बारे में बहुत पढ़ा है। लेकिन जो हमारी जो कहानी चल रही थी वो थी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। थॉमसन जी ने ट्राई किया लेकिन वो चले गए, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो मॉडल। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड का भी जो मॉडल था उसके अंदर कुछ कमियां थी। अब इन कमियों को पूरा किया किसने, बोहर ने। बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया, बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोहर ने क्या किया, जो भी अब तक की एडवांसमेंट हुई थी उनको एक रूप दे दिया और उनको सिर्फ ऐड कर दिया। जो कमियां थी ना रदरफोर्ड में उनको उसने क्या करने की कोशिश की, उनको इरेडिएट करने की कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की बस। जैसे कि पहला जो कमी थी वो ये थी कि हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है और वो एक फिक्स ऑर्बिटल में नहीं है, ठीक है। पहली कमी क्या थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब घूमता है, एक्सेलरेट करता है ऑर्बिट के अंदर, तो वो क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। और अगर वो एनर्जी को लूज करता है तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स नहीं हो सकती। लेकिन जब हम क्वांटाइज्ड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमने अभी तो देखा कि n1 था, n2 था, तो इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो क्वांटाइज्ड स्टेट है हमारे पास, क्या है, क्वांटाइज्ड स्टेशनरी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, क्वांटाइज्ड स्टेशनरी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो उसने ये बात बताई, फिर उसके बाद उसने ये बताया कि जो उसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है h म्यू के, ठीक है। कैसे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो क्या करेगा, गेन करेगा ना, है ना। यहां से अगर यहां जा रहा है तो एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, वो क्वांटाइज रहेगी, लूज नहीं करेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड और फिक्स। आ गई बात समझ। तो दो चीजों को उसने इंट्रोड्यूस किया, एक तो किया कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, और उसके बाद कि उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है तो उनकी जो एनर्जी है वो h म्यू के इक्वल होगी ना। एनर्जी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, h म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कितना एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन ने लिया उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये बताया, और उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन एंड लूज ओनली इन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को गेन भी करते हैं और लूज भी करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो उसको गेन भी करेंगे और उसको लूज भी करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब वो ट्रांजिशन में होंगे। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जा रहे होंगे तभी वो एनर्जी को गेन या लूज करेंगे।
ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं और आप वहां पर एनर्जी को लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ये ई है ये डेल्टा ई भी हो सकता है। कैसे? इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सी स्टेट से ये जो N1 है और N2 है इसके बीच का एनर्जी लेवल भी तो निकाल सकते हैं। N1 जो होगा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? E1। जो N2 होगा एनर्जी लेवल उसकी जो एनर्जी होगी वो E2 होगी। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो डेली के इक्वल होगा, जो कि क्या होगा? वो होगा इक्वल E2 माइनस E1 के। और एच म्यू तो पता ही है हमें, ये एच म्यू के इक्वल होगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना है तो आपको इस डेल ई के अमाउंट की एनर्जी को देना पड़ेगा। आ गई बात समझ? दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर ने जो बात इंक्लूड की वो ये की कि जो स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, वो क्वांटाइज्ड हैं, स्टेशनरी हैं, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स रहता है, मतलब घूमता तो है लेकिन वो अपने उस ऑर्बिट में फिक्स रहता है, क्वांटाइज रहता है, एनर्जी को गेन या लूज नहीं करता। और गेन अगर और लूज अगर करेगा तो तब करेगा जब उसको एक्साइट होना होगा, या फिर वो कोई हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा, तभी वो क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा। और वो करेगा किस फॉर्म में? रेडिएशंस के फॉर्म में करेगा, ठीक है। और दूसरा एक और उसके अंदर क्या बोलते हैं वो, उसके अंदर एक और फ्लो था, एक और लिमिटेशन थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सवेल ने जो बोला था कि काइनेटिक एनर्जी अगर कोई एलिमेंट है या कोई एटम है या कुछ भी है जो मूव कर रहा है तो उसके अंदर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी लूज नहीं करनी तो उसको जो ये मोमेंटम है, जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एनर्जी लूज नहीं कर रहा तो कंजर्व हो रही होगी, और वो कंजर्व या बैलेंस कौन करता है? वो mv, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है ना, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जानते हो? लीनियर मोमेंटम आपको फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। उसमें क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है, अगर वो किसी डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या होगा? उसके पास होगा एंगुलर मोमेंटम। एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि इक्वल होगा किसके? mvr के। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो है इसकी वेलोसिटी हो गई, r जो है ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसको बैलेंस करना पड़ेगा अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इसी ऑर्बिट में घूमना है और एनर्जी को लूज नहीं करना। उसको बैलेंस कौन करता है? NH/2π। ये n जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से एनर्जी लेवल में है। N1 में है तो N1 हो जाएगा, N2 में है तो N2 हो जाएगा, लेकिन होगा इतने अमाउंट की एनर्जी ही, H/2π। H/2π की वैल्यू जो है इतनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर रही होगी इतने अमाउंट की एनर्जी, तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है उसके सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जब चीजें बैलेंस होती है तभी चलती है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? क्या समझ में आया आपको कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है mvr की वो होती है इक्वल किसके? NH/2π के। अब h भी आपका कांस्टेंट है, 2π भी आपका कांस्टेंट है,
एम भी कांस्टेंट है, रेडियस जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा, वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट है, तो आप एनर्जी लेवल इससे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि कौन से एनर्जी लेवल में जो वो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। आ गई बात समझ? ठीक है। इसके बाद बताना है मुझे बोहर ने एटॉमिक जो थ्योरी दी थी, ठीक है। अब तो वो पोस्टुलेट्स बताए उसने कि क्या क्या वो यूज करेगा। अब उसने उसके बाद क्या बताना शुरू किया, बोहर एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या क्या बताया, एक तो जब से ये बताना शुरू किया है इसने, तब से ये एक चीज को तो जरूर बता रहा है, एन की वैल्यू, ठीक है। हर हर जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तब से एन की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, और जो एन की वैल्यू है वो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होती हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हमें रिप्रेजेंट क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो ये हमें कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। अब ये बात मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर आपको कोई एड्रेस देना होता है, ठीक है अगर आपको पिन पॉइंट एड्रेस अगर सेंड करना है किसी को, तो आप ये बताओगे कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, फिर उसके बाद आप बताओगे मैं इस गली में रहता हूँ, फिर उसके बाद आप बताओगे मेरा हाउस नंबर ही है, फिर उसके बाद बताओगे यार मैं हो सकता है मैं इस कमरे में मिलूँ क्योंकि मोस्टली मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, उसकी डिटेल्स को बढ़ाते जा रहे हो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भी तो एक जगह होती है एटम के अंदर, अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आपको क्वांटम नंबर्स को यूज करना पड़ेगा। क्वांटम नंबर्स उसके एड्रेस के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के जगह के बारे में बताते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं कि एटम में वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि होता है एन। वो रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। आगे बात समझ? तो एन की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट में प्रेजेंट है, 2 होगी तो सेकंड में प्रेजेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या आता है, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है तो उससे हम निकालते क्या है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट क्या करेगा, अभी मैंने समझा दिया वैसे तो n की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, n की वैल्यू 3 है तो आगे मिल सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताता है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। दूसरी जो चीज आती है वो आती है इसी क्वांटम नंबर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। जहां यहां पर आर जो है ना, ये सब जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है ना, ये दी गई थी हाइड्रोजन एटम के लिए। सबसे सिंपलेस्ट होता है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए दी गई थी क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हायर में भी पॉसिबल है, लेकिन जो मैं ये भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, जैसे अभी ये फॉर्मूला है ये रेडियस के बारे में बताएगा, तो ये अभी वैलिड है सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। और किसी एटम के लिए आप लगा नहीं सकते। अगर आपको हाइड्रोजन एटम दिया है तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? ए नोट जो होता है इस फॉर्मूले के अंदर, जो ए नोट है ना, इसकी तो फिक्स वैल्यू होती है, एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उससे आप रेडियस निकाल सकते हैं ऑर्बिट का, या आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से वो कितनी दूर है। इस ए नोट की वैल्यू क्या होती है, इस ए नोट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। क्या होती है? 52.9 पिकोमीटर। आ गई बात समझ? अब इसको करते जाओ, इससे आप n की वैल्यू रखते जाओ, इससे आपको r मिलता जाएगा, ठीक है।
एन तो एक नंबर है, तो जो आर मिलेगा, रेडियस मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, पिकोमीटर में मिलेगा। आगे बात समझ। ऐसे ही हम एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। एनर्जी जो होती है हमारी वो ई, वो इक्वल होती है आर एच इंटू 1/n²। ठीक है, यहां पर जो h लिखोगे ना वो ये यूज करना, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 वाला, ठीक है, इंटू 1/n², ये यूज करना। क्यों करना, क्योंकि जब मैं 109677 वाला यूज कर रहा था उसके अंदर तो हमें वेव नंबर वाला यूज करना था, क्योंकि उसकी यूनिट्स क्या थी, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल में आती है, इसीलिए हम जूल वाला रेबर्ट कांस्टेंट यूज करेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो ये ऐसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, और हम रेडियस भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से, कि उस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है और वो ऑर्बिट कितनी दूर है न्यूक्लियस के। अब एक नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, तभी तो वो उसके अराउंड है, तभी तो वो अट्रैक्शन है, और तभी वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो नेगेटिव साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्शन को, बाकी इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है इसका साइन का। नेगेटिव साइन का इतना ही मतलब है कि वो अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, इसीलिए नेगेटिव साइन है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। और अगर आपको हाइड्रोजन के अलावा निकालना है, किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, और आपको क्या पता है, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, तो आप इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ऊपर आ जाएगा z²। ऐसे ही आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, n², 52.9 पिकोमीटर अपॉन z। ठीक है, अभी z क्या है, z तो आप बताओ इनमें से क्या है। मैंने ये सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी जब z बताया था। z जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप किसी भी एटम के लिए उसकी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आगे बात समझ, ठीक है जी, यहां तक हो गया है। इसके अंदर आपके जो ट्रांजिशंस हैं वो मैंने कवर कर दिए, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल आता है कि दो रेडियस को कंपेयर करवा देगा, क्या बोलेगा कि n1 के लिए रेडियस निकालो और n2 के लिए रेडियस निकालो। तो आपको क्या करना है कि एक वो ये पूछेगा कि जो n1 है और n2 है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब उनका रेशो कितना है। तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने में ज्यादा वो फंसाएगा नहीं, आपको रेशो करके देगा, ठीक है। अगर आपको रेशो आता है निकालना, रेशो में क्या है, आपको क्या करना है, आपको बोलेगा कि एक एटम है उसमें n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू, n की वैल्यू एक बार तो 2 ले ली या एक बार ले ली 3। तो ये पूछ लिया कि जो इनका रेडियस है, मान लो एक एटम है उसके अंदर ऑर्बिट है ऑर्बिट नंबर 2, और एक है उसके अंदर जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो है ऑर्बिट नंबर 3। अब उसने ये पूछ लिया कि इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो रेशो क्या होगा, आप सिर्फ यहाँ पे रख देंगे r, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a एटम के लिए है और ये r b एटम के लिए है। तो रेशो पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, अपोन में कर देना है। आर ए किसके इक्वल होगा, n² a नॉट, आर बी किसके लिए होगा n² a नॉट, ये भी a, इसमें 2 की वैल्यू है 4, ये 9, बस ये 4/9 आ गया।
4:9, ये ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो ये रेशो है। ऐसे 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 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही वो एनर्जी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जैसे भी आएंगे मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप पढ़ते रहिए 11th का अच्छे से, एंड कंसेप्ट्स को बनाते रहिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।